सत्ता पाई है। ऐसे हमारी अमित जी, यहाँ के विलेपार्ले के विधायक पराग अलोनी जी, मुंबई के महामंत्री आचार्य पवन त्रिपाठी जी, मुंबई के महामंत्री राजेश शिरवड़कर जी, विनोद शिलर जी, मैं सबसे विनती जोर से तालियां बजा के हम सर का स्वागत करेंगे। मैं विनती करूंगा कि हमारे गांधी जी और संजीव पटेल जी हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी का स्वागत करें। वल्लभ भाई जी हिम्मत से कोई नाम मैं श्री बकुल भाई टक्कर जी से विनती करूंगा कि हमारे यहाँ के विधायक श्री पराग अलोनी जी का वो स्वागत करें। श्री अनीश मकवानी जी से विनती करूंगा कि हमारे अतिथि पद्मभूषण कुंदन भाई व्यास जी का वो स्वागत करें। डीजे आशीष मैं अभी ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे यहाँ के विधायक लोकप्रिय विधायक पराग अलोनी जी से विनती करता हूँ कि वो आज की प्रस्तावना रखें। करने हेतु पधारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित साटम जी, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी पदाधिकारी, विलेपार्ले के सभी नागरिक भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं हम सबकी ओर से आदरणीय मनसुख भाई का मनपूर्वक स्वागत करता हूं और में माननीय मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष के निमित्त पूरा होने के निमित्त अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं और आज मुंबई में इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी गणमान्य नागरिकों के साथ आदरणीय मनसुख भाई का संवाद होने वाला है और ये विशेष करके सौभाग्य का दिन मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि एक और विश्व श्रेष्ठ, विश्व में सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल को 12 वर्ष पूरे होने के निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारे साथ इस विषय पर संवाद रखने के लिए मोदी जी के ही मंत्रिमंडल के एक बहुत ही यशस्वी ऐसे मंत्रीगण आदरणीय मनसुख भाई आज हमारे बीच में उपस्थित है। युवा और क्रीड़ा के क्षेत्र में मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत काम किया है। कोविड के समय आप आरोग्य का डिपार्टमेंट संभालते थे और मुझे लगता है कि पूरे विश्व ने जागतिक स्तर पर भारत ने कोविड का जिस प्रकार से यशस्विता से सामना किया, इतना ही नहीं लेकिन वैक्सीन मित्रता के नाम पर
पूरे विश्व में भारत ने जो मदद किया उसका मोदी जी के नेतृत्व में अगर कोई संचालन कर रहा था तो आप मनसुख भाई कर रहे थे और आपके काम की बड़ी प्रशंसा केवल देश में नहीं परंतु पूरे विश्व में हुई। उसका पूरा श्रेय मनसुख भाई को भी जाता है। मनसुख भाई के बारे में मैंने और ज़्यादा आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। ये हॉल जिस प्रकार से खचाखच भरा हुआ है और आपके चेहरे पे जो उत्कंठा है उनके विचार सुनने की, उसके ऊपर से ही हम सब उनका कार्य जानते हैं। गुजरात के विधायक के रूप में गुजरात में अनेक पदयात्राओं के माध्यम से अनेक विषयों को उन्होंने छेड़ा और केंद्र में भी मंत्री के रूप में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आपने जो काम किया है उसके वजह से ही एक मोदी जी के महत्वपूर्ण पिलर के रूप में आपका परिचय है और आपका विचार मोदी जी के 12 वर्ष पूरे होने के इस पूरे कार्यकाल के बारे में सुनने का मौका हम सभी को मिलने वाला है। मैं फिर एक बार हम सबकी ओर से माननीय मनसुख भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम विले पार्ले में लेकर के अमित भाई ने जो हमको मौका दिया, वैसे हमको मौका दिया कि उन्होंने खुद मौका लिया, वो भी स्थानीय ही है और इसके लिए मुंबई अध्यक्ष के रूप में अमित भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आभार। फिर एक बार सभी का स्वागत करते हुए मेरे को शब्द इस स्वागत पर प्रास्ताविक पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोकप्रिय आमदार विधायक अमित साटम जी, जिनके नेतृत्व में हमने बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का भगवा फैलाया महायुति का, ऐसे अमित जी को विनती करता हूँ कि हमें संबोधित करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित केंद्र की मोदी सरकार के युवा, कामगार और क्रीड़ा के मंत्री सम्माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी, विले पार्ले विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पराग अरोड़ी जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आचार्य पवन त्रिपाठी जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के दूसरे महामंत्री विनोद शेलार जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के गुजराती विभाग के प्रमुख बिमल भूता जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष किरीट भंसाली जी, नगर सेवक अनीश मकवानी जी, नगर सेविका सुनीता मेहता जी, तीसरे महामंत्री राजेश शिरवड़कर जी, पद्मभूषण कुंदन व्यास जी, और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पार्ले और आजू बाजू के परिसर से खास करके मनसुख भाई को सुनने के लिए आए हुए मेरे सभी नागरिक भाई और बहनों, वैसे तो आपके और मनसुख भाई के बीच में ज़्यादा समय में रुकना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर मनसुख भाई के विचार सुनने के लिए आए हैं और वो जिस कारणवश आज यहाँ पर उपस्थित है कि केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष और उन काम किया और इसी क्षण के बारे में बताने के लिए नॉट सेलिब्रेशन बट कम्युनिकेशन कि किस प्रकार से पिछले 12 वर्षों में भारत और भारतवासी का मान, सम्मान और गौरव पूरे विश्व भर में बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार से किया है कि आज चांद पर भी जाकर तिरंगा लहरा रहा है। वैसे तो मोदी जी के किए हुए काम स्वच्छ भारत से लेकर जन धन से लेकर जीएसटी से लेकर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से लेकर ऐसे अनेक काम है जो अभी हम अगर इसका विवरण करने जाए तो कल की सुबह आ जाएगी, लेकिन मोदी जी की सरकार ने किए हुए काम का विवरण खत्म नहीं होगा। लेकिन हम सब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मनसुख भाई तो एबीवीपी से आए हुए हैं, पराग जी भी एबीवीपी से है,
हमारा पूरा जीवन यह घोषणा देने में गया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो पूरा का पूरा है। लेकिन हम जब ये घोषणा देते थे तो हमारे मन में यह संदेह होता था कि ये घोषणा कभी सत्य में आएगी या नहीं आएगी। लेकिन 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खारिज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग करके बताया। इसके पहले जब कोई आतंकवादी हमले होते थे, 1992 में बम विस्फोट मुंबई शहर में हुए, 2006 में बीएसटी में ब्लास्ट हुए, 2006 में ट्रेन में ब्लास्ट हुए, 2008 में दक्षिण मुंबई के ऊपर हमला हुआ, तो भारत का प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस की तरफ देखता था, अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहता है और क्या बोलता है इसकी तरफ देखता था। लेकिन 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में हमला हुआ तो 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बता दिया कि यह नया भारत है, ये घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी। 2020 में जब कोविड, जो पिछले 102 वर्ष में मानवता के ऊपर आया हुआ सबसे बड़ा संकट कोविड का संकट था, और उस समय पर क्या परिस्थिति थी, आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव करने वाले हेल्थ मिनिस्टर आज हमारे बीच में खड़े। हमने वैक्सीन और पिक्चर तो देखी है, और किस प्रकार की परिस्थितियां उस समय पर और किस प्रकार के इंटरनेशनल प्रेशर्स हमारे देश के ऊपर उस समय पर थे। इजराइल की पॉपुलेशन है 1 करोड़, हमने रोज एक इजराइल को वैक्सीनेट किया है। 6 महीनों में 150 करोड़ के भारत को फुल्ली वैक्सीनेट करके ये कोविड के संकट से सबसे पहली अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में अगर कोई बाहर निकली होगी तो वो भारत की अर्थव्यवस्था थी। और हमने सिर्फ हमारे 150 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीनेट नहीं किया, लेकिन दुनिया के 92 देशों तक भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई। और वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है, वन वर्ल्ड फैमिली क्या होता है, और भारत क्यों आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा, इसका अद्भुत उदाहरण पूरी दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया। और एक छोटी सी आखिरी बात बताता हूं कि इस देश के रहने वाले 150 करोड़ भारतवासियों की चिंता तो भारत की सरकार तो करती ही है, लेकिन शायद स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान की सरकार ये ऐसी सरकार है जो दुनिया के किसी कोने में अगर भारतवासी संकट में है तो उसको भी बचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार करती है। हमने देखा कि जब येमेन का युद्ध छिड़ा था, बमबारी हो रही थी, 3000 से ज्यादा भारतवासी येमेन में अटके हुए थे। एक फोन कॉल के ऊपर सऊदी अरेबिया ने अपनी बमबारी बंद कर दी और 3000 से ज्यादा भारतवासियों को सुरक्षित रूप से हिंदुस्तान की भूमि में हिंदुस्तान की सरकार ने लेकर आने का काम किया। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तो हमारी सरकार के 4 मंत्री 4 अलग अलग यूरोप के देशों में जाकर बैठ गए। एक लंदन में बैठे, एक जर्मनी में बैठे, एक बुडापेस्ट में बैठे, और 20,000 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से हिंदुस्तान की भूमि में लेकर आने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने किया। इतना ही नहीं, वहां पर पाकिस्तान के भी विद्यार्थी थे, उनको लेकर आने के लिए उनकी सरकार आई नहीं थी, वो भी तिरंगा लेकर कतार में खड़े हो गए, उनको भी सुरक्षित रूप से हिंदुस्तान की सरकार यहां पर इस भूमि में लेकर आई और फिर यहां से वो अपने घर चले गए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह ऐसी सरकार है जो भारत में रहने वाले भारतवासियों की चिंता तो करती ही है, लेकिन पूरी दुनिया में भारतवासी कहीं पर भी हो तो उसकी भी चिंता करने का काम ये हिंदुस्तान की सरकार करती है। और शायद स्वतंत्रता के बाद ऐसी चिंता करने वाली ये एकमेव हिंदुस्तान की सरकार है। ऐसी अनेक जो चीजें हैं, अभी फ्यूल एनर्जी क्राइसिस, हमारा ऑपोजिशन चिल्ला रहा है, लेकिन आप हम सब यहां पर प्रोफेशनल्स हैं, हम सब बिजनेसमैन हैं, हम सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। आप अगर खाली हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन और बाकी के दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की इन्फ्लेशन या यहां की पेट्रोल की कीमत और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के पेट्रोल की कीमत का कंपैरेटिव एनालिसिस अगर एआई के ऊपर 1 मिनट में अगर टाइप करके देखो तो हम कितने वेल प्लेस्ड है
ये आपको 1 मिनट ऑन द क्लिक ऑफ वन बटन आपको समझ में आएगा। और ये अगर किसकी देन है तो वो मोदी सरकार के रिफॉर्म्स और आर्थिक नीति की ये देन है। तो हमारी जो परराष्ट्र नीति थी, फॉरेन पॉलिसी थी, पहले हम यूएसएसआर के नजदीक थे, उसके बाद हम थोड़े से अमेरिका के नजदीक आ गए और हम दिस वे या दैट वे के बीच में पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करते रहे। लेकिन मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कहा नॉट दिस वे नॉट दैट वे, माय वे, मेरे देश के हित में क्या है वो मैं करूंगा, वो मेरी परराष्ट्र नीति होगी, दैट विल बी माय फॉरेन पॉलिसी। और इस प्रकार से एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट थिंकिंग और एग्जीक्यूशन दोनों लेवल्स के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लाया है। और ये एग्जीक्यूशन करने वाले एक मंत्री जो आज लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स की कमान संभाल रहे हैं, ऐसे मंत्री आज हमसे वार्तालाप करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हमारे बीच में है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात दूसरी कोई हो नहीं सकती। और इसीलिए मनसुख भाई मांडविया जी का मैं हमारे इस पार्ले नगरी में तहे दिल से स्वागत करता हूं और ठेठ मनसुख भाई को विनती करता हूं कि आप हम सब लोग को संबोधित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम में जिन्होंने हमें ऊर्जा से उद्बोधन करा, वैसे हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अमित जी, हमारे विले पार्ले के विधायक आदरणीय पराग जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारीगण, विशेष आमंत्रित सभी भाई एवं बहनें, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसको 4,402 दिन हुए। मोदी जी की तीसरी यानी कि मोदी जी की 3O गवर्नमेंट के 2 वर्ष पूर्ण हुए। मोदी जी 12 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। 12 साल में देश में जो बदलाव हुआ, हम सब लोगों ने बदलाव को देखा। और ये बदलाव को हम तब महसूस कर सकते हैं जब पहले के 10 साल और मोदी गवर्नमेंट के 12 साल का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बदलाव हमको विशेष रूप में दिख पाएंगे। 2014 के पहले राजनीति में क्या था, राजनीति कैसे चलती थी, इलेक्शन कैसे होता था। एक समय था जब इलेक्शन आता था, ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय, प्रांत के आधार पर वोट मांगा जाता था और देश की जनता वोट करती थी। लेकिन एक दशक में मोदी जी ने स्थिति को बदला और ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय की राजनीति से बाहर निकाल के देश को विकास की राजनीति की ओर अग्रसर करा। वर्तमान समय में कोई इलेक्शन होता है, चाहे वो लोकल बॉडी इलेक्शन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हो या सेंट्रल का इलेक्शन हो, सभी को डेवलपमेंट की बात करनी पड़ती है। वोट मांगने के लिए डेवलपमेंट विषय के रूप में लिया जाता है। ये देश की राजनीति में बहुत बड़ा 12 साल का बदलाव। उसके पहले क्या होता था, जो कोई सरकार आती थी वो सरकार 5 साल के लिए सोचती थी,
फिर से इलेक्ट होने के लिए कार्यक्रम बनाती थी। वो टोकन में सोचते थे। मोदी जी ने टोकन में नहीं सोचा, मोदी जी ने टोटल में सोचने का चालू करा। उसमें से 2047 में विकसित भारत की कल्पना निकली। जो टोकन में सोचा होता तो 5 साल का कार्यक्रम बनाते, उन्होंने 5 साल का कार्यक्रम नहीं बनाया। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त मोदी जी ने कहा कि 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हमें देश को विकसित भारत बनाना है। और अमृत महोत्सव वर्ष से शताब्दी महोत्सव वर्ष, दोनों के बीच में 25 साल का समय। ये 25 साल का समय का मोदी जी ने अमृत काल कहा और उनके लिए कार्य योजना बनाई। कार्य योजना बनाई तब जब आप सब लोग कोविड क्राइसिस में लॉकडाउन में थे, तब हम सब लोग दिन में 4-4 घंटे ये 25 साल का भारत का डेवलपमेंट का रोड मैप बनाने में व्यस्त थे। हम सब लोगों से मोदी जी एक्सरसाइज करवाते थे। उन्होंने लक्ष्य तय करा, टोकन में नहीं सोचा। दोस्तों, भाषण करना बहुत सरल है। मैं जब गाड़ी में बैठता हूं तो मेरी रिसर्च टीम मुझे कागज पकड़ा देती है, मैं रास्ते में सुन पढ़ लेता हूं और आधा घंटा पौना घंटा आराम से भाषण ठोकता हूं। और आजादी से आज तक भाषण बहुत हुआ। बदलाव इसलिए नहीं होता था, हम इंप्लीमेंटेशन में कम रह जाते थे। आई वांट टू गिव सम एग्जांपल। जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो राजीव जी ने उस वक्त 21वीं सदी की बात करी थी। आप सबको संज्ञान में होगा 21वीं सदी का भारत। कोई भी देश के प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए ही सोचेंगे, उसके लिए मेरा कोई दूसरी कमेंट नहीं हो सकती। उन्होंने 21वीं सदी का भारत की बात कही, यानी कि विकसित भारत की ही कल्पना करी। लेकिन हुआ क्या, आपको यहां से दिल्ली जाना है और राजधानी ट्रेन पकड़नी है तो पहले टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद आपको जाने के समय के पहले घर से निकलना पड़ेगा। 5:30 की शाम की आपकी ट्रेन है तो 15 मिनट पहले आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। नंबर S6 है तो उसके सामने आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ट्रेन तो आएगी, 3 मिनट रुकेगी, आप वहां नहीं पहुंचेंगे तो टाइम पे ट्रेन तो चली जाएगी। 21वीं सदी के लिए बात तो कही, लेकिन ये समय की सरकार 21वीं सदी के प्लेटफॉर्म पर आई ही नहीं और टाइम चला गया और 21वीं सदी में ले जाने के लिए वो असमर्थ हो गए। मोदी जी ने क्या करा, टोटल में सोचा 21वीं सदी में विकसित भारत बनाना है, तो 21वीं सदी का दूसरा नया वर्जन मोदी वर्जन आया। उन्होंने 25 साल की कार्य योजना बनाई। 25 साल की कार्य योजना में अमृत काल में उन्होंने युवाओं को सेंट्रल में रखा और मुझे वो मंत्रालय दिया। और मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए विकसित भारत के सारथी किसको बनाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि मैं युवाओं को बनाना होगा। विकसित भारत बनाएंगे कौन, तो मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ की जनता को विकसित भारत बनाने में काम में लगना होगा। तो उसका पाथवे क्या होगा, तो उन्होंने 15 अगस्त 2022 को रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए कहा कि मुझे विकसित भारत बनाना है तो मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों को 5 प्रण लेना होगा। पहला प्रण, हमें संकल्प करना होगा हमें विकसित भारत बनाना है। पहले तो हमें सोचना तो पड़ेगा कि हमें विकसित भारत बनाना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हमारी गुलामी की मानसिकता को हमें छोड़ देना है। तो क्या है गुलामी की मानसिकता? ये देश 2000 साल तक परतंत्र रहा है। कभी हमारे पर हुणों ने शासन करा, कभी इस देश पर शकों ने शासन करा, 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा, 240 साल तक
ये देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। 2000 साल की स्वतंत्रता से हम मेंटली भी, हमारी मानसिकता गुलाम बनी, और जो चिन्हों है वो भी गुलामी का प्रतीक है। कैसा प्रतीक? अब दिल्ली में जाएंगे तो जिस पार्लियामेंट में मैं पहले बैठता था वो अंग्रेजों ने बनाई थी। वो अंग्रेजों ने बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठ के हम देश को और विकसित भारत की कल्पना करें, मोदी जी ने कहा है तो मंजूर नहीं होगा। हमें आत्मनिर्भर भारत तहत हमारे देश के इंजीनियरों ने डिजाइन, हमारे देश के आर्किटेक्चरों ने डिजाइन करी हुई पार्लियामेंट, हमारे इंजीनियरों ने उसमें काम करा, हमारे कामगारों ने उसको बनाया, और आज जिस पार्लियामेंट में हम बैठते हैं वो स्वतंत्र भारत की, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनी हुई पार्लियामेंट। अब दिल्ली में जाएंगे और 26 जनवरी को आप परेड देखते हैं। ये परेड राजपथ पर होती थी और आज भी होती है। ये रास्ता का नाम था राजपथ। वो इंडिया गेट से निकलता था और राष्ट्रपति भवन तक जाता था, और राष्ट्रपति भवन से निकलने वाली परेड राजपथ पर होती हुई इंडिया गेट खत्म होती थी। मोदी जी ने कहा कि भाई देश में कोई राजा नहीं है, राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन में बैठ के अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तो राजा नहीं है। ये पद का नाम बदल दिया और ये पद का नाम आज कर्तव्य पद है। और आप इंडिया गेट को देखने के लिए जाइए। जब अंग्रेज के शासन में जॉर्ज पंचम भारत की मुलाकात पर आए थे, तो जब इंडिया की विजिट करी और बड़ा समारोह का आयोजन करा गया, और इस समारोह में उसके सम्मान में जॉर्ज पंचम का स्टेच्यू इंडिया गेट के बगल में लगाया। मोदी जी ने कहा कि अभी 140 करोड़ की जनता का राज है, एक जॉर्ज पंचम की स्टेच्यू की जगह पे आज हमारे देश की आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस का स्टेच्यू लगा। गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करना पड़ेगा, तब हम स्वतंत्रता से, हमारी सोच से आगे बढ़ पाएंगे। दिलवाते हुए कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहां से लेंगे? तो मोदी जी ने कहा कि हम हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। दोस्तों, विचार आप सोच सकते हैं देश की विरासत कितनी जाजरमान थी। ये भाग्यशाली देश है, यहाँ ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। यहाँ जो मेरे सामने बैठे कई गुजराती लोग को मैं पहचानता हूँ, कई कच्छ से भी है मैं पहचानता हूँ। दोस्तों, कच्छ में हम तो इतिहास पढ़ते हैं, वास्को द गामा ने भारत को ढूंढा। जी नहीं, वास्को द गामा तो कैप ऑफ गुड होप ही आए थे, और वहां हमारे कच्छ के सी ट्रैवलर, गुजरात के कच्छ के वालम कम्युनिटी उस वक्त समुद्र से सी ट्रैवल करके दुनिया के साथ ट्रेड करती थी। वो उसको एस्कोर्ट करके इंडिया लाए थे। वालम की पोथी का, मैं भारत सरकार का शिपिंग मिनिस्टर था, तो मैंने पोथी का अध्ययन करा। मोदी जी उसके बारे में बहुत बात करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, सदियों पहले हमारे मछुआरे, हमारे सी ट्रैवलर्स के पास हमारी विरासत कितनी समृद्ध और ज्ञानवान थी। कैसे समय में निकलना, कौन सी स्टार के कौन से एंगल से चलने से हम मडागास्कर तक पहुंच सकते हैं, हम कौन सी चिड़िया का कैसा आवाज होगा, पानी में कैसा तरंग होगा, मछली का कैसा बिहेवियर होगा, तो तूफान की क्या स्थिति होगी। ऐसे ज्ञान, समृद्ध ज्ञान उसमें थे। इसलिए सदियों पहले हम दुनिया में बिना होका यंत्र से ट्रैवल करते थे। ये समृद्धि का वाहक हम भारत है, और हम ज्ञान दूसरी जगह पे ढूंढने निकले। ये हमारी विरासत। आप कभी किसी को अवसर मिले तो धोलावीरा चले जाए। इंडस सिविलाइजेशन का 5000 साल पुराना नगर, वैसा ही वैसा धोलावीरा कच्छ में मिला हुआ है। ये जमाने में इंडस रिवर का एक फाटा वहां से गल्फ ऑफ कैम्बे में आके मिलता था। और 5000 साल पहले ये नगर रचना को देखो। हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। 5000 साल पहले ये नगर की बाउंड्री पर वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करी थी।
आप जाके देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज के पास इतना ज्ञान था। कोई सिटी प्लानर है ना, एक बार जाके धोलावीरा का सिटी प्लानिंग देख के आए, उसकी ट्रामा वाटर, उसका स्ट्रीट, उसका रास्ता, सारी व्यवस्था को एक बार देखेंगे तो पता चलेगा। इतना ही नहीं, ये धोलावीरा के बाउंड्री पर फोर्ट है। वर्तमान साइंस ऐसा कहता है कि लाइमस्टोन को 600 सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट करके ग्राइंडिंग कर देंगे और थोड़ी फ्लाई ऐश ऐड कर देंगे तो सीमेंट बन जाती है, और सीमेंट की आयुष्य 100 साल की होती है। ये धोलावीरा की बाउंड्री पर फोर्ट है, और ये फोर्ट पर मड से प्लास्टर करा है। 5000 साल पहले मड से करा हुआ प्लास्टर आज वैसा ही वैसा है, मैं देख के आया हूं। ये साइंस हमारे देश में था, हमारा शास्त्रों में, हमारी कहावत में सन और मून का डिस्टेंस इतना जोजन वैसा करके हम हमारे स्पोक में बोलते हैं। ये देश को ज्ञान दूसरे देश से लेने जाना पड़े। दोस्तों, इस सामर्थ्य को हम कैसे निषेध करें? इस 5 साल में हमने 12 साल में हमने होते हुए देखा। मोदी जी ने कहा कि हम विरासत से प्रेरणा लेके विकसित भारत बनाएंगे, रोड में किया। तीसरी चौथी बात कही, चौथा प्रण दिलवाते हुए कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो क्या कर रहा? देखो, केवल स्लोगन नहीं, 21वीं सदी और विकसित भारत का नारा नहीं, नारा के साथ, विचार के साथ रोड में हमें कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा। जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक विचार और एक संकल्प के साथ 140 करोड़ की जनता एक स्टेप आगे बढ़ती है तो देश एक साथ में 140 करोड़ स्टेप आगे बढ़ जाता है। हमें कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा। और 5वां आखिरी पॉइंट दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि हमें विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन बनाने में हमारी मांगे पूरी करो तो हमने बहुत कहा, लेकिन देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारी भी फर्ज है, और देश के नागरिक देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। हम सब लोग देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश पहले, ये भाव से काम करें। और अपना कर्तव्य हर व्यक्ति का ऐसा जरूरी नहीं है कि देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए बड़े लोग ही कुछ कर पाएंगे, नेता ही कुछ कर पाएंगे, सरकार ही कुछ कर पाएंगी। जी नहीं, हम सब लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप सोचे कि मैं मेरे इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन करूंगा वो प्रोडक्शन मेरे देश के लिए है। मैं क्वालिटी प्रोडक्शन करूंगा ताकि मेरे देश को क्वालिटी माल मिले। मैं क्वालिटी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करूंगा, की इज्जत बढ़ेगी। और इज्जत के साथ आपकी प्रोडक्शन को जोड़ देंगे ना, जब आपको आपके मन में तब ये दिशा में आप आगे बढ़ पाओगे। मैं पॉलिटिशियन हूं, जब मेरे मन में भाव आए कि देश की 140 करोड़ की जनता ने मुझे दायित्व दिया है, मेरी जिम्मेवारी है, तब मुझे नींद नहीं आएगी। दोस्तों, मैंने देखा है और झेला है, जब कोविड क्राइसिस चल रही थी, उस निष्ठा का दायित्व था, लोग मर रहे थे, दुनिया कैसे कोविड से रास्ता निकाले इस दिशा में चिंतित थी। और उस वक्त हम सोते नहीं थे दोस्तों, हम रात दिन जागते थे, मेहनत करते थे। हमारे मन में भाव था, हम ग्रुप में मिनिस्टर बैठ जाते थे, एक्सपर्ट लोगों से डिस्कस करते थे, सारे दिन और रात को दुनिया के साथ बात करते थे, और रूम में सारे दिन 24 घंटे, कई बार 2 घंटे ही हम 4-5 बजे निकले, फिर फ्रेश होके फिर आके बैठ जाते थे। एक प्रेरणा हमें कहां से मिलती थी? ये प्रेरणा हमने हमारे कर्तव्य को निर्वहन करने से प्रेरित करती थी। और यही एक्सरसाइज से हमारे मन में विचार आता था। और मोदी जी ने उस वक्त, आपने देखा होगा, मोदी जी ने कहा कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ। जब हमने विचार मोदी जी के सामने रखा, तब मोदी जी ने कहा कि देखो भाई, दुनिया का अपना मॉडल होता है, लेकिन ये देश का सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य के आधार पर हमें कोविड को मैनेज करना होगा।
मोदी जी ने थाली बजाने के लिए, ताली बजाने के लिए इसलिए कहा था, मैंने कोविड के दरमियान भली भांति देखा, दुनिया के लिए सारी चीज कॉमर्स थी। लोगों का जीवन के साथ जो भी भाषण दुनिया कितनी भी कुछ भी करती हो, मैंने देखा है, सारी चीजों को कॉमर्स के हिसाब से तोलते थे। उस वक्त इंडिया का मॉडल सब चीजों में कॉमर्स को कॉमर्स के रूप में देखना नहीं है। हमारे लिए सेवा ये हमारा संस्कार है, हमारा स्वभाव है। और इस सेवा भाव को जनता में जागरूक कैसे करें? थाली उनके लिए बजाई थी जो हॉस्पिटल में सेवा करने वाले हमारे डॉक्टर का हौसला बढ़े। हॉस्पिटल में सेवा करने वाली हमारी नर्स, उसके सम्मान में थाली बजाई थी। रोड पे खड़े हुए हमारे पुलिस के जवान, उसके सम्मान के लिए थाली बजाई थी। और दोस्तों, उसके मन में सेवा भाव जाग उठा, मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है। और सेवा हमारा संस्कार था ना, और इसलिए जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था तब दुनिया से बात कर रहा था तो दुनिया मुझे पूछती थी कि आपके देश में डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं? तो मैंने अपने एम्बेसडर को कॉल करके पूछा, ये तो बड़े देश हैं, और वो कहते थे कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। और वो मुझे ऐसा क्यों पूछते होंगे कि आपके यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं? भारत के एम्बेसडर ने मुझे कहा कि साहब, यहाँ डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ सप्ताह की, 15 दिन की, महीने की, 6 महीने की छुट्टी लेके चले गए हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। हमारे कई डॉक्टर ने अपना प्राण गंवा दिया, नर्स ने अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी, देश बच गया। ये भारतीय मॉडल है। ये मॉडल के आधार पर हमें विकसित भारत बनाना है, और ये विकसित भारत के रास्ते पे लॉन्ग रोड मैप से मोदी जी ने 12 साल तक काम करा। 12 साल में नतीजा क्या निकला? कैसे देश बदला? दोस्तों, 12 साल में देश बदला, देश आगे बढ़ा। और मैं कहूंगा कि अभी जो आप जिस देश में जी रहे हैं ना, जिस भारत में जी रहे हैं ना, ये भारत नया भारत है, पुराना भारत नहीं है। वो जज्बे से भरा हुआ भारत है, समतोल और बैलेंस डेवलपमेंट के आधार पर आगे बढ़ता भारत है, आकांक्षी भारत है। दुनिया जिसको मानती है वो भारत है। जब देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं ना, तो पहले तो ट्रेड बढ़ाओ इतनी ही बात करते थे, हमारी ये जरूरत पूरी करो इतनी बात करते थे। और आज देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते हैं ना, तो एआई के लिए एमओयू करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर का प्लांट इंडिया में डालने की बात करते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते हैं ना, तो कहते हैं आप आइए, हम आपका डिफेंस का इक्विपमेंट तो लेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा। बराबरी की बात होती है। आप भारत से ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्री ट्रेड होगा। आपके देश में ड्यूटी लगेगी और मेरे देश में फ्री आएगा, ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल फ्री ट्रेड होगा। दोस्तों, नया भारत है, यहाँ बराबरी की बात दुनिया के साथ भी होती है। और देश में भी पहली बार आप देखते होंगे, एक स्थिति थी, जो कामगार था, लेबर के हितैषी थे, वो इंडस्ट्रीज के खिलाफ थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट वो ट्रेड यूनियन के खिलाफ थे। जी नहीं, देश को आगे बढ़ना है तो श्रम शक्ति की भी जरूरत है और इंडस्ट्रीज की भी जरूरत है। और एक हाल देखा है कि इंडस्ट्री से चंदा लेने के लिए तो सब लोग पहुंच जाते थे, पॉलिटिकल पार्टी भी पहुंच जाती थी, नेता भी पहुंच जाते थे, लेकिन मंच पर आने का अवसर इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं मिलता था। दोस्तों, ये भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रेड फोर्ट से वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करने की बात कही। वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करो। मोदी जी ने विरासत से प्रेरणा ली। और विरासत कौन? विरासत हमारे चाणक्य। आज से 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा कि कोई राज्य को समृद्ध राज्य बनना है तो इस राज्य में रहने वाले महाजनों को राज्याश्रय देना। मैं नहीं कहता हूं, चाणक्य ने कहा कि महाजन यानी कि धंधा, रोजगार, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना। और उन्होंने कहा कि आपको महाजनों को सम्मान, राज्याश्रय देने से, सम्मान देने से 3 फायदा होगा।
क्योंकि माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन। मैं एक अच्छा नेता हो सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूं। इंडस्ट्रियलिस्ट होना, बिजनेस करना, इट्स वन टाइप ऑफ स्किल यू हैव। ये स्किल आप में है तो आपको सम्मानित करने से 3 फायदा होगा। एक, संपत्ति का सर्जन करेगा, यानी कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। जब आप इंडस्ट्री चलाते हैं तो रोजगार का निर्माण होगा। और तीसरा, सरकार की तिजोरी में कोष देगा। और आगे जाके चाणक्य ने कहा कि ये 3 काम करने से सरकार की तिजोरी में कोष आएगा, तो तब जाके राज्य, बराबर समझना, स्थिति नहीं बदली है, समय ही बदला है। 2000 साल पहले भी सरकार को गरीब का ध्यान रखना था, और 2000 साल पहले भी सरकार को अन्नदाता की रक्षा करनी थी। इसलिए चाणक्य ने कहा कि तब जाके राज्य गरीब और किसान का कल्याण कर पाएगा। ये बात आज से 2000 साल पहले हमारे चाणक्य बोल के, ये हमारी विरासत है। ये विरासत से प्रेरणा लेते हुए मोदी जी ने कहा कि हमें ट्रेड को, बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है, कामगार का कल्याण भी करना है, और इसलिए देश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, उनके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ रही है। 2014 के पहले देश में 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी। आज 2024 में 12 साल के बाद देश के 64%, 96 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी मिलती है। 15 करोड़ ईएसआईसी के लाभार्थी को 100% हेल्थ सिक्योरिटी उपलब्ध होती है। देश के 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर चौथे महीने 2000 रुपए जमा होता है। दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी देश में आज 64% लोगों तक पहुंची। देश के मध्यम वर्ग, उसकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। गरीब का ख्याल रखना है, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, तो मिडिल क्लास के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा 2014 के पहले 3 लाख की इनकम हुई तो इनकम टैक्स देना होता था। आज जिसको 1 लाख तक की सैलरी है उसको महीने 12 लाख की इनकम टैक्स हुई, उसको 0% इनकम टैक्स देना है। उसको 0% इनकम टैक्स देना है तो उसके पॉकेट में पैसा बचा। उसके पॉकेट में जब पैसा बचता है तो व्यक्ति का लाइफ स्टैंडर्ड अप होता है। समझ लो कि 1 लाख रुपया उन्होंने टैक्स के रूप में दे दिया, 1 लाख की बचत हुई, तो परचेज करेगा कि नहीं करेगा? घर में टेलीविजन लाएगा कि नहीं लाएगा? चुना है तो नया लाएगा कि नहीं लाएगा? घर में एसी लाएगा कि नहीं लाएगा? उसके घर की सुविधा बढ़ेगी, उसका घर की सुविधा बढ़ेगी, परचेस पावर बढ़ेगा। परचेस पावर जब बढ़ता है तब डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो इंडस्ट्रीज बढ़ती है, एक इकोसिस्टम बढ़ती है। ये सारी सिस्टम जब रोबस्ट तरीके से चलती है तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। दोस्तों, आज बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अमेरिका का इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स जीडीपी ग्रोथ मीन्स आपकी वर्थ में बढ़ोतरी होना, यानी कि पैसा बड़ा होना, पैसा बढ़ना। आज अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ 4.5%, चाइना का 4.5%, अमेरिका का 4%, डेवलप्ड कंट्री यूरोप का एवरेज 1 to 2%, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 7.5%। 7.5% से देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और दोस्तों, जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो
इनकम बढ़ती है, सरकार की टैक्स बढ़ती है, क्योंकि पैसा घूमता है तो सरकार की तिजोरी में भी टैक्स के रूप में आता है। जब आप इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे तो अच्छी तरह से आप गुड गवर्नेंस करेंगे तो नतीजा क्या निकलता है? मैं आपको सीधी भाषा में बात करूं तो आप सब लोग बिजनेसमैन हैं, व्यापारी लोग हैं। आज से 2014 के पहले जब बजट अनाउंसमेंट होता था तो बजट के लिए व्यापारी लोग थोड़े दिन पहले धंधा बिंदा में, खरीदी बरीदी में ध्यान रखते थे, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा, किसमें कितना बढ़ेगा यही हिसाब करना था। तो ये समझ था कि बजट टैक्स के लिए होता था और बजट केवल घोषणा के लिए होता था। मोदी जी ने चेंज कर दिया, बजट में कोई घोषणा नहीं, हम इतनी ट्रेन दे देंगे, हम यहाँ ये कर देंगे, वहाँ वो कर देंगे, यहाँ बड़ा ब्रिज बना देंगे, यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, ऐसा बजट में अनाउंसमेंट होता था। 2014 में ऐसे 2600 अनाउंसमेंट थे जो पिछले 20 साल की सरकार ने अनाउंसमेंट करा था और उसका फाउंडेशन स्टोन लगा ही नहीं था। मोदी जी ने कहा कि कोई घोषणा नहीं, ये 1 साल का हमारा अरेंजमेंट है और 5 साल की प्लानिंग का एक पार्ट है। जब सरकार 5 साल के लिए आती है तो जब आप 5 साल का प्लानिंग करते हैं और लॉन्ग विजन का इंप्लीमेंटेशन का 1 साल का प्लान है, केवल 25 साल का आपका रोड में 5 साल का प्लान में से 1 साल का इंप्लीमेंटेशन, दैट इज बजट। और ये बजट में आप लोगों ने टैक्स बढ़ते हुए देखा। ये 14 साल में 1 भी रुपये का सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया, बराबर समझना। देखो 14 साल में 1 भी रुपया का टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन सरकार की इनकम बढ़ी, बजट बढ़ा। 2014 का पहला बजट था मोदी जी का, वो 26 लाख करोड़ का था। 26 लाख करोड़ का पहला बजट था, वो आजादी का 70 साल तक 26 लाख करोड़ पहुंचे थे। केवल 12 साल में वो 26 का बढ़ के 52 लाख करोड़ हो गया। समझ में आता है मैं बोल रहा हूं? 52 लाख करोड़ का इस साल का बजट अनाउंस हुआ। 52 लाख करोड़ का जब बजट अनाउंस तब कर सकते हो जब आपके पास 52 लाख करोड़ की इनकम होगी। टैक्स बढ़ाया नहीं, इनकम बढ़ी। कैसे बढ़ी? तो चाणक्य ने उस वक्त कहा था कि राज्य जनता से टैक्स कैसे लेगा? तो चाणक्य ने कहा कि एक फूल पर मधुमक्खी बैठती है तो उसमें से मध ले लेती है, हनी ले लेती है, लेकिन फूल मुरझाता नहीं है। वाह वाह। फूल मुरझाता नहीं है, लेकिन वो मध ले लेती है, हनी ले लेती है। वैसे राज्य को कर लेना चाहिए, लेकिन लोगों को बर्डन नहीं लगना चाहिए। इनकम टैक्स का स्लैब कम हुआ, 1 भी रुपये का टैक्स बढ़ा नहीं। जब वेट था तब 34% तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता था। जब जीएसटी आया तब मैक्सिमम 28% का स्लैब था, वो भी थोड़ी सी ही कमोडिटीज में। और मोदी जी ने जीएसटी 2 वो लाया तो उसमें 95% 14 के स्लैब में ले लिया, केवल few % ही 28% में रहा। लेकिन टैक्स दाता 10 गुना 10 टाइम बढ़ गया। और ट्रेडर्स को लगा कि चलो भाई 5% देना है, दे दे, कौन झंझट में पड़े भाई, कौन हमारे यहाँ जीएसटी वाला पूछने के लिए आए। सरल कर दिया तो सब लोगों ने टैक्स देना चालू करा, सरकार की इनकम बढ़ती गई। 52 लाख करोड़ देश का इस साल का बजट बना। और 52 लाख करोड़ का जब बजट बना तो उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ 2014 के पहले बजट में 2,40,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट था। 2,40,000 करोड़। देखो रोड मैप के साथ कैसे अलाइन होना। और मोदी जी ने विकसित भारत बनाने की बात करी, तो विकसित भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का देश में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो हमें मिनिमम 20 साल तक
15 लाख करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च करना पड़ेगा प्रति वर्ष। इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 2,40,000 करोड़ था, इस बार 12.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे। 12.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 साल में वो 15 लाख हो जाएंगे। 15 लाख से वो कंटिन्यूस 20 साल तक चलता रहेगा, तब हम दुनिया की बरोबरी का, दुनिया में जो बुलेट ट्रेन चलती है उससे बेस्ट चला पाएंगे। दुनिया में जिस टाइप का जो फॉरेन में जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप्ड कंट्री में, हाईवे है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, ऐसा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम देश को दे पाएंगे। ये प्लानिंग के साथ मोदी जी ने आगे बढ़ने के लिए जो निर्णय करा है उसका नतीजा है दोस्तों। और इसलिए ही देश बदल रहा है और संतुलित विकास के साथ। मैं भारत सरकार का एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हूं, तो अब ये आजकल आप देखते होंगे और कोई ओपोजिशन पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ढूंढते हैं कि क्या करें, तो बाद में ट्रेडिशनल रास्ता लेते हैं। आज से 25 साल पहले भी कोई ओपोजिशन में होते हैं ना तो 2 ही कंप्लेंट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ऐसी दुहाई दे के वो भाषण करके राजनीति करते हैं, फिगर नहीं देते हैं। वो कभी अभी कहेंगे, अभी कोई बाहर से आया और यहाँ आके उसको लगा कि बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया तो मैं भी कर लूंगा, तो अभी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा करके ले घूम रहे हैं। और सम्माननीय राहुल गांधी हर दिन अनएम्प्लॉयमेंट की दुहाई देते हुए घूमते हैं, यहाँ है ना। हाँ, वो ऐसा ही करेंगे। सत्य ये है, आपको जब जनता फिगर को मानती है, और सत्य तो डेटा ही होता है ना दोस्तों। मैं तो बात करूंगा तो आप भी कहेंगे कि ये तो सरकार का डेटा, तो सरकार कहेगी वैसा होगा, ऐसा नहीं। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी और आरबीआई प्रतिवर्ष क्लेम डेटा डिक्लेयर करते हैं, देश में कितना रोजगार का निर्माण हुआ, वो डेटा, उसकी एक अच्छी रोबस्ट सिस्टम बनी हुई है। और आरबीआई तो कोई हमने नहीं बनाई, वो तो अंग्रेज के समय से आरबीआई है। और 1980 में जब कांग्रेस की सरकार थी और उनका समय था, तब से डेटा निकलता है। तब से जिस फॉर्मूला से डेटा ये समय में निकलता था, वही फॉर्मूला से वर्तमान समय में भी आरबीआई डेटा निकालती है। उन्होंने डेटा निकाला था 2004 से 2014 का, देश में 3.5 करोड़ नए रोजगार का निर्माण हुआ था। 2014 से 2024 का डेटा निकाला, 17.5 करोड़ देश में नए रोजगार का निर्माण हो। ये आरबीआई ने कहा, मैंने नहीं कहा। देश में रोजगार का निर्माण भी हुआ। देश के में रोजगार का निर्माण कब होता है? जब देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, देश का ट्रेड बढ़ता है, तो एम्प्लॉयमेंट निर्माण होता है। जब एम्प्लॉयमेंट निर्माण होता है तो उसकी इफेक्ट जीडीपी में आती है, उसकी इफेक्ट परचेज पावर में आती है। इस साइकिल को पूरी करने के लिए एक मैकेनिज्म है जो इंटरनेशनल मान्य मैकेनिज्म है कि आपकी जीडीपी 1% ग्रो करती है तो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट 1% ग्रो करना चाहिए। 1% जीडीपी के सामने 1% एम्प्लॉयमेंट रेट आना चाहिए। जो पिछली सरकार का मैनेजमेंट था उसमें 0.5% जीडीपी ग्रोथ के सामने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था। आज देश के जीडीपी के सामने 1% के सामने 1.05% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है। वो तालमेल करता है, दोनों मिलता है। मैं जो थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर रहा हूं क्योंकि आप ट्रेडर्स लोग हैं, आप व्यापारी लोग हैं, आप बिजनेसमैन हैं, मेरी भाषा को, मेरी बात को आप अच्छी तरह से अलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 12 साल के मोदी जी के कार्यकाल के दरमियान देश में स्वाभिमान लुट रहा है, देश का सम्मान दुनिया में हो रहा है। 33 कंट्री ने, मोदी जी जब विदेश प्रवास करते हैं
33 कंट्री ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को सम्मानित करा। कोई भी इलेक्टेड प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं मिला है। हाँ, कोई राजा महाराजा को मिला होगा, क्योंकि 40-50 साल तक जहाँ राजाशाही ऐसे गल्फ कंट्री में शासक रहते हैं तो उसको मिला होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन कोई इलेक्टेड जनप्रतिनिधि के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में ये सम्मान किसी को नहीं मिला है। ये सम्मान की भी विशेषता है। और यहाँ अमित जी बता रहे थे, बहुत सही बात बोल रहे थे कि देखो, दुनिया के अपने अपने रिश्ते परस्पर कंट्री के बीच में हो सकता है। आज फिलिस्तीन और इजराइल लड़ते हैं, लेकिन दोनों कंट्री मोदी जी को अपना देश का सर्वोच्च सम्मान देते हैं। यूरोप और रशिया के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन रशिया भी अपने देश का सर्वोच्च ऑनर मोदी जी को देते हैं। तो नॉर्वे ने भी थोड़े दिन पहले अपने देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया। दुनिया के देश आज भारत के प्रति अपेक्षा के सामने देख रहा है। आज भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है। आज अफ्रीकन कंट्रीज, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को लगता है कि हमारी बात को जो रख सकते हैं ना, तो मोदी रख सकता है, यानी कि भारत रख सकता है। और जब कोविड के बाद स्थिति बदली दोस्तों, हर साल में जनवरी महीने के 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में स्विट्जरलैंड में दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौराया है, ऐसा चौतरा है, ऐसा प्लेटफॉर्म आज के दिन में बन गया है। उसमें हर देश के पॉलिटिकल लोग जाते हैं। दुनिया की सभी कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां आएंगे ही आएंगे। एफडीआई के लिए वहां ही बात करेंगे। दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे, दुनिया के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां आएंगे। एक ऐसा चौराया जहां से बात निकलती है, परसेप्शन के रूप में दुनिया में छा जाती है। मुझे कोविड के पहले भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मोदी जी ने दिया था। मैं भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए दाओस 2 बार गए थे। तो दाओस में जब हम जाते थे तो यहाँ से सभी की अपॉइंटमेंट मांगते थे कि ये देश के नेता को मिलेंगे, उसको मिलेंगे, ये एक्सपर्ट है उसको मिलना है। ज्यादातर हमारी अपॉइंटमेंट मांगने वाले कम थे और हम ज्यादा अपॉइंटमेंट सीख करते थे, मांगते थे। हुआ ऐसा कोविड के बाद, जो कोविड में भारत का दर्शन दुनिया ने देखा, उस वक्त दुनिया को लगा कि भारत ट्रस्टेड पार्टनर है। वो सही और मुश्किल स्थिति में भी चीजों में कॉमर्स नहीं देखता है, वो मदद करने के लिए खड़ा रहता है। मैं समय में हेल्थ मिनिस्टर के साथ फार्मास्यूटिकल विभाग का भी मंत्री था और एक दिन रात को 11 बजे मोदी जी का मुझे कॉल आया और मोदी जी ने मुझे कहा कि भाई, देश में मेडिसिन की क्या स्थिति है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, डेक्सामेथासोन, जो कोविड प्रोटोकॉल में यूज करने वाली मेडिसिन की क्या स्थिति है। तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पर्याप्त मात्रा में है, स्टॉक भी और मैन्युफैक्चरिंग भी। तब उसका दूसरा सेंटेंस था, ऐसा नहीं भाई, मुझे दुनिया की भी चिंता करनी है। तो मैंने कहा कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो उसका तीसरा सेंटेंस था, ऐसा नहीं, मुझे दुनिया को मदद भी करना है और प्राइस भी नहीं बढ़ाना है। आप सभी कंपनी के साथ मीटिंग करो, सभी कंपनी को लॉकडाउन पास दे दो, अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू करे, बढ़ाए, हमारी जरूरत तो पूरी करे, बिना प्राइस बढ़ाए दुनिया को भी मदद करे। और उस वक्त मैंने फार्मा कंपनियों के साथ मीटिंग करी थी। तो सेवा है, संस्कार है ना। कोई भी कंपनी ने ऐसा नहीं कहा कि हम प्राइस बढ़ाएंगे। और 140 कंट्री में हमने मेडिसिन उपलब्ध कराई। और उस वक्त 76 कंट्री लॉकडाउन था और उस वक्त डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चलती थी। ये मुंबई का एयरपोर्ट पर, दिल्ली के एयरपोर्ट पर, अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर हर दिन 6 से 7 प्लेन लैंड होते थे केवल मेडिसिन लेने के लिए। और 76 कंट्री हेड ने मोदी जी को ट्वीट करके थैंक यू कहा, थैंक यू मोदी जी, यू हेल्प अस। और ब्राजील के प्रेसिडेंट ने तो लिखा, जब यहां से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेके उसका प्लेन जा रहा था तो उन्होंने ट्वीट
करते हुए लिखा, आप ट्वीट देख सकते हो इस समय की। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने लिखा कि जब कार्टून लगाया कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान संजीवनी लेके रामेश्वर पहुंचे थे, वैसी संजीवनी का खेप लेके भारत से प्लेन आ रहा है। कांग्रेचुलेट मोदी जी। 30, 25, $24 का एक डोज वैक्सीन बेच रही थी, उनके लिए तो कॉमर्स था। बात कितनी भी मानवता की करें, भारत जैसे देश का इंडेक्स निकालेंगे, हैप्पीनेस का इंडेक्स निकालेंगे, पॉवर्टी का अपना अपना कैलकुलेशन से निकालेगा। लेकिन दोस्तों ये समय में $25 लेके बेचने वाले कंट्री और उनके सामने $3.5 में हमने 100 कंट्री को वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। दुनिया के पास अनाज नहीं था और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ गई थी। उस वक्त यही देश ने, आपका और मेरा देश ने, दुनिया का पेट भरने की कोशिश करी थी, दुनिया को मदद करी थी और यहां से हमने फूड सप्लाई करा था, गेहूं भेजा था। और ये सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए जब कोविड के बाद मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और मेरी टीम, मेरी ऑफिस की टीम तैयारी कर रही थी कि हम दुनिया की अपॉइंटमेंट सीख करें, तब मेरे यहां ही दुनिया अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में लगे और भारत की अपॉइंटमेंट ले रहे थे। मी मीन्स मनसुख मांडविया मीन्स भारत, और उसमें से बिल गेट्स ने मेरी अपॉइंटमेंट ली थी। बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी माना जाता है और कई देश की कंट्री का बजट से बड़ा तो उसकी चैरिटी का बजट है, और केवल हेल्थ सेक्टर की चैरिटी का बजट दुनिया की कई कंट्री से, सारी कंट्री का जो बजट होता है उससे ज्यादा बजट हेल्थ सेक्टर में वो चैरिटी करते हैं। और दुनिया में वो ट्रैवल करते हैं ना, तो कंट्री हेड को मिलते हैं। यहाँ आते हैं तो प्रधानमंत्री जी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को सीधा ऐसा स्टेटस देके कोई कंट्री हेड नहीं मिलते हैं, लेकिन बिल गेट्स को मोदी जी मिलते हैं, दुनिया के सभी कंट्री हेड मिलते हैं। ऐसा रेपुटेड आदमी, उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट ली थी और हम तो भारतीय हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मेरा क्रम सभी को मिलना चल रहा था। सभी इंटरनेशनल फोरम, डिबेट, डिस्कशन में भारत की वाहवाही हो रही थी, भारत ने दुनिया को कैसे मदद करी, ये सब बात हो रही थी। तो मैं खड़ा होकर बिल गेट्स को मिलने के लिए गेट तक लेने के लिए गया। हम कोई किसी को मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं, उन्होंने भी हैंडशेक करा और उसका पहला सेंटेंस था जब वो मुझे मिले, बैठने के पहले मेरे शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, कांग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन। ये नया भारत है दोस्तों। पहला वर्ल्ड ऑर्डर आया था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया बदली। कोविड पूरा होने के बाद फिर से नया वर्ल्ड ऑर्डर आया, दुनिया बदली, दुनिया की मान्यता बदल गई, डेवलप्ड कंट्री की परिभाषा बदल गई और वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद तीसरा वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। और तीसरा वर्ल्ड ऑर्डर में दोस्तों भारत विकसित भारत के रूप में दुनिया को देखेगा, दुनिया उसको विकसित भारत के रूप में देखेगी। वेस्ट एशिया क्राइसिस जिस तरह से भारत ने मैनेज करी ना, आज अमेरिका में जाओ, पेट्रोल का भाव 50% बढ़ गया, 100 रुपया था तो 150 रुपया हो गया। आप देख लो सर्च करके, कई कंट्री में डबल हो गया। हमारे देश में केवल 8% रेट बढ़ा पेट्रोलियम का। हमारा स्ट्रेटेजिक स्टोरेज, हमारी रिलेशनशिप, दुनिया के साथ रिश्ता हम होमरूस से नहीं ले पाए, तो रशिया, वेनेजुएला से लेके सभी कंट्री ने भारत को प्राथमिकता दी, क्योंकि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए दुनिया ने सहयोग करा। और इसलिए ही दोस्तों आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होनी है। 2036 के लिए हमने ओलंपिक्स के लिए बिड करा है। ओलंपिक्स के लिए हमने बिड क्यों करा? तो कोई व्यक्ति बड़ा होता है ना, पता कैसे चले कि ये व्यक्ति बड़ा हुआ,
घर में गाड़ी आएगी, ओडी गाड़ी आएगी, विदेश में घूमेंगे, तो हमें पता चलने लगता है, बड़ा बंगलो बनाएंगे तो पता चलता है कि व्यक्ति ने कुछ कमाई करी है, बड़ा हुआ है। वैसे ये देश डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे बढ़ चुका है, दुनिया को कैसे पता चलेगा? आज तक भारत ने कॉमनवेल्थ से आगे नहीं बढ़ पाए थे। अभी भारत में ओलंपिक्स होगा तो दुनिया दर्शन करेगी कि भारत आगे बढ़ चुका है। और मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य योजना 25 साल की बनी है। अमृत काल में हम विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम सब लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, अपने अपनी ड्यूटी को अदा करें। हम जहाँ है वहाँ, जरूरी नहीं है दोस्तों हम बड़ा काम करें तो ही देश को उपयोगी हो सकते हैं। बिंदु बिंदु से सरोवर भरा जाता है, कंकर कंकर से तालाब बन जाता है। हम सब लोग जहाँ है वहाँ एक शिक्षक है, उसके मन में लगे कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है ना, वो भारत के भाग्य विधाता है। मैं उसको ऐसा आदर्श नागरिक बनाऊंगा ताकि वो विकसित भारत में सहयोग करे। एक डॉक्टर हो और वहां पर पेशेंट आता है ना, मेरा पेशेंट कल ही कैसे ठीक हो जाए, कल ठीक जल्दी हो जाएगा तो जहां काम करता है वहां का उपार्जन अच्छा होगा और वो मेरे देश को उपयोगी होगा, ये भाव उसमें ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। तो हर व्यक्ति सोचेगा, ऑफिसर सोचेगा कि मेरे पास फाइल आई है ना, मैं क्वेरी नहीं निकालूंगा, छोटी मोटी क्वेरी है तो मैं कॉल करके उसको बुला लेता हूँ कि भाई आ जाए, कागज चाहिए, मैं वापस फाइल भेज दूंगा तो 2 महीने के बाद वो वापस आएगी और 2 महीने के बाद मैं इंडस्ट्रीज को परमिशन दूंगा तो मेरे देश का उपार्जन प्रोडक्शन 2 महीना लेट हो जाएगा। मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैं आज ही ये फाइल को क्लियर करूं ताकि मैं विकसित भारत बना सकूं। हमारा हर क्रियाकलाप को नेशन फर्स्ट और विकसित भारत के जोड़ के हम आगे बढ़ेंगे तो मोदी जी के विकसित भारत का सपना हम 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हम साकार कर पाएंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रहे, खड़ा रह के भी आप लोगों ने हमको सुना। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विश्वास, विकास और जन कल्याण के बदलते हुए भारत की तस्वीर इतने डिटेल में सुनाई। मैं अभी यहाँ के विश्वकर्मा समाज के हमारे ट्रस्टी उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर का स्वागत करें और उसी के साथ हमारे विमल भूत जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आभार प्रदर्शन करें। जतनभाई આવું વગાડવું જોઈએ। यहाँ उपस्थित हमारे लाडले यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, बीजेपी मुंबई प्रेसिडेंट एमएलए अमित साटम जी, विरलेपार्ले एमएलए पराग अलवनी जी, मुंबई बीजेपी महामंत्री आचार्य पवन त्रिपाठी जी, विनोद शेलार जी, राजेश शिवड़कर जी और कॉरपोरेटर अनीश भाई मकवानी, सुनीता जी, प्रतीक भाई करपे, पद्म भूषण कुंदन भाई व्यास जी, डॉक्टर जे रावल जी और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू, आप सब आए। यहाँ ये प्रोग्राम समाप्त करेंगे, राष्ट्रगीत बोल के ये प्रोग्राम यहाँ समाप्त करेंगे राष्ट्रगीत। इसके बाद अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उदधि तरंगा, तव शुभ नागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे बोलो भाई। ओ
વલ્લભભાઈનો અવાજ આવવો જોઈએ ભાઈ. બોલો ના હવે પછી ટોકે કોઈ.